आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 21 फरवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान, इसराइल ने लेबनान पर फिर तेज की बमबारी, खामेनेई और उनके बेटे के कत्ल की साजिश, अमेरिका के खौफनाक प्लान की रिपोर्ट आई सामने, गल्फ से अमेरिकी फौज हटी पीछे, ईरान से टेंशन के बीच बहुत बड़ा मूव, 32,000 मौतों का दावा है कोरा झूठ, ईरान ने ट्रंप को दिया खुला चैलेंज, चाइना पर नए किस्म के एटम बम बनाने और टेस्ट करने का शक, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हुई तेज, यूक्रेन का बड़ा दावा, 24 घंटे में रूस को भारी नुकसान पहुंचा, हेलीकॉप्टर भी गिराया, और डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ वार, दुनिया भर के सामान पर 10% टैक्स ठोका। शुरुआत करते हैं इस शो की। लेबनान के हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइल ने जंग से पहले उस पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान पर मुमकिन हमले की चर्चाओं के बीच इसराइल ने मिडिल ईस्ट में उसके सबसे अहम साथी हिजबुल्लाह पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, और ताज़ा एयर स्ट्राइक पिछले कई महीनों में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। लेबनान के ईस्टर्न बेका वैली में हुई इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कम से कम 8 मेंबरान मारे गए, जिनमें 2 लीडर भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुल 10 लोगों की मौत की बात कही है। इस्राएली फौज का दावा है कि उसने बालबेक एरिया में हिजबुल्लाह के मिसाइल नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को 3 अलग अलग कमांड सेंटर्स में निशाना बनाया। दूसरी तरफ लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है, जैसे कि वो पिछले तमाम हमलों की करते आए हैं। इस बार जोसेफ ऑन ने कहा है कि ये कदम सीज फायर के बावजूद उठाया गया है, जिससे हालात और भड़क सकते हैं। यही उन्होंने पिछले कई और हमलों के बाद बयान दिया। जब से वो सदर बने हैं, इस तरह के ही बयान दे रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं रहा। अगर इसराइल वाकई हिजबुल्लाह को पहले से कमज़ोर करने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, तो इसका सीधा ताल्लुक ईरान से जुड़ता है, क्योंकि किसी बड़ी जंग की सूरत में ईरान को सबसे पहले यही ग्रुप मैदान में चाहिए होगा, क्योंकि जोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये इसराइल के करीब है और उस पर दबाव बना सकता है। ऐसे में ये ताज़ा हमले सिर्फ बॉर्डर की झड़प नहीं लगते, बल्कि एक बड़े रीजनल टकराव की तैयारी भी माने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका से आ रही एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका की मशहूर पॉलिटिकल न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई और उनके बेटे मुश्तबा खामनेई के कत्ल की साजिश पर गौर कर रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट को पूरी दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स और बड़े अखबारों ने छापा है। इस रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार के हवाले से ये बताया गया है, एक एडवाइज़र के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हर मुमकिन हालात के लिए, हर सिनेरियो के लिए प्लान तैयार कर रखे हैं, और इन्हीं में से एक ख़तरनाक प्लान ईरान के रहबर और उनके बेटे को रास्ते से हटाना भी है। इसी तरीके से टॉप लीडरशिप निशाना बनाई जाएगी। ये बात हमने सुबह भी कही थी, अब ये बात और कंफर्म हो रही है। एक और ज़राए ने यह दावा किया है कि यह कत्ल का मंसूबा कुछ हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया जा चुका है। अगर इन खबरों में ज़रा भी सच्चाई है, तो ये अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए एक सीधी और बेहद ख़तरनाक वार्निंग है। दुनिया भर के अखबारों में आने के बाद भी मैं इस खबर पर शक जता रहा हूँ। जानकारों का मानना है कि किसी मुल्क के सियासी लीडरों के कत्ल को सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बनाना न सिर्फ बैनुल अक़वामी कानूनों का मजाक है, बल्कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ये पहले भी चारों तरफ से आवाज़ उठाई गई है कि अगर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनेई को बनाया गया निशाना तो फिर बवाल हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट ने सवाल के साथ डिप्लोमेटिक गलियारों में बेचैनी भी पैदा कर दी, और पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका वाकई इस हद तक जा सकता है, और वो क्या इसके बाद आने वाले रिएक्शन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक और बड़ी खबर सुनिए। गल्फ में हलचल बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका ने अपनी फ़ौज पीछे खींच ली है। जी, ईरान पर भी हमला हो सकने के इम्कान साफ नज़र आ रहे हैं। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि कितने मूवमेंट्स अभी और कितने डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ईरान के साथ बढ़ती टेंशन के दरमियान अमेरिका ने एहतियाती कदम उठाते हुए गल्फ के इलाके से अपने सैकड़ों फौजी पीछे हटा लिए हैं। मेन रिपोर्ट यही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदैद एयरबेस से बड़ी तादाद में अमरीकी जवानों को निकाला गया है, जबकि बहरीन से भी फोर्सेस हटाने की खबर सामने आई है, जहां अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट तैनात रहती है। अल उदैद पर
بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے 10,000 فوجی تعینات ہیں اور مڈل ایسٹ میں یہی سب سے بڑا جماوڑا ہے قطر میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قدم ایران پر ممکنہ امریکی حملے سے پہلے احتیاط کے طور پر اٹھایا گیا ہے، فوجی نکالنے والا، کیونکہ ایران پہلے بھی اشارہ دے چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو ریجن بھر میں امریکی ٹھکانے نشانے پر آ سکتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے اس رپورٹ پر فوراً کوئی آفیشیل کمنٹ نہیں دیا، لیکن اس موو سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس بڑے ڈیولپمنٹ کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی فوج اب بھی عراق، سیریا، کویت، سعودی عرب، جارڈن اور UAE میں موجود ہے، یعنی پورا ملٹری انفراسٹرکچر جس کا تس ہے، بس سینسٹیو جگہوں پر پوزیشننگ بدلی جا رہی ہے۔ ایران کی ویسے بھی قریب مانا جاتا ہے قطر، کیا قطر سے ہی ایران پر حملہ ہوگا اس لیے وہاں سے فوجی ہٹائے جا رہے ہیں، باقی جگہ سے نہیں؟ تو کیا باقی جگہوں کو ایران چھوڑ دے گا؟ پتہ نہیں۔ ادھر UN کو لکھے خط میں ایران صاف کہہ چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو ریجن میں دشمن کے تمام بیس جائز نشانہ ہوں گے اور اس کے نتیجوں کی ذمہ داری سیدھے امریکہ کی ہوگی، یعنی قطر سے آپ فوجی نکال لو تو بھی کچھ نہیں جاتا، ہم اور جگہ ٹھوکیں گے۔ دوستوں، مڈل ایسٹ میں بڑھتی یہ موومنٹ اور ڈیولپمنٹ صاف اشارہ دے رہی ہے کہ زمین پر تیاریاں تیز ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف احتیاط ہے یا کسی بڑے ٹکراؤ کی آہٹ ہے۔ آواز ہلکی آ رہی تو سمجھ لیجیے گا رمضان میں تھوڑی ہلکی آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کو کورا جھوٹ بتایا ہے، کہا ہے کہ سوائے لفظ بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان لفظوں کی جنگ اب ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں احتجاج یعنی کہ حال ہی میں ہوئے پروٹیسٹ کے دوران 32,000 بے گناہ لوگ مارے گئے، یہ ٹرمپ نے کہا۔ ٹرمپ نے ایران کے حالات کو بے حد افسوسناک بتاتے ہوئے کہا کہ وہاں کے لوگ اپنے لیڈروں سے بالکل الگ ہیں، لیکن ایران نے ان الزامات کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سنیچر کو یعنی آج ٹرمپ کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ثبوت کی مانگ کی ہے۔ اردو میں سیٹرڈے کو سنیچر کہتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ان چیزوں کو روانی میں لا رہا ہوں۔ اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران پہلے ہی مارے گئے لوگوں کے سرکاری آنکڑے جاری کر چکا ہے اور 32,000 کی یہ تعداد محض ایک من گھڑنت کہانی ہے، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے پاس اتنے بڑے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پختہ ثبوت ہے تو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، ہم ویسے بھی پڑھے لکھے ہیں اور فارسی ہماری زبان ہے، ہم پڑھ لیں گے۔ خیر، یہ مذاق تھا۔ اس بیان بازی نے واشنگٹن اور تہران کے بیچ چل رہی تلخی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جہاں ایک طرف امریکہ موتوں کا بھاری آنکڑا پیش کر رہا ہے، وہیں ایران اسے اپنی امیج بگاڑنے کی ایک سازش بتا رہا ہے۔ لیکن اس طریقے کے آنکڑے تب بھی پیش کیے جاتے ہیں جب کوئی حملہ کرنا ہو اور حملے کی ایک بڑی وجہ پیدا کرنا ہو۔ دیکھو 32,000 لوگ مار دیے تھے، اب اس نظام کو ہٹانا ہماری ذمہ داری بن گئی تھی، کیونکہ ہم تو مانوتا کے پاپا ہیں۔ I am the humanity's dad۔ ہاں، تو مجھے انہیں بچانا تھا۔ 32,000، 75,000 غزہ۔ آپ رجیم چینج کر رہے ہیں اسرائیل میں؟ نہیں، آپ کا امبیسڈر وہاں بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پورا آس پاس کا خطہ اگر اسرائیل قبضہ لے تو یہ اس کا رائٹ ہے، بائبلیکل رائٹ ہے، اس پر بھی خبر لائیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ چائنا پر ایک ایسا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا الزام لگا ہے جس کے بعد کچھ میڈیا ہاؤس اسے ورلڈ وار 3 کی شروعات بتانے لگے ہیں۔ ہیڈ لائن پڑھ لیجئے، ورلڈ وار 3 آ چکی ہے ہیڈ لائن میں۔ دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی ہوڑ کو لے کر ایک بے حد سنسنی خیز رپورٹ سامنے آئی ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کا یہ ماننا ہے کہ چائنا ایٹمی ہتھیاروں کی ایک نئی نسل، ایک نئی فصل تیار کر رہا ہے، نیو جنریشن۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کو شک ہے کہ چائنا نے سال 2020 میں ایک سیکرٹ ایٹمی ٹیسٹ کیا تھا، جس کے بعد سے وہ آج تک اپنی طاقت کو اور زیادہ خطرناک بنانے میں جھٹا ہے، 2026 تک۔ امریکی افسروں اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین اب ایسے سسٹم تیار کر رہا ہے جو ایک ہی میسائل کے ذریعے کئی چھوٹے ایٹمی بم گرا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی چائنا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی فراق میں بھی ہے، اور اس نے اب تک تیار جو نہیں کیے تھے یہ وہ ہتھیار ہیں۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان چھوٹے اور کم اثر والے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال تائیوان جیسے
किसी बड़ी टकराव के दौरान अमेरिकी डिफेंस के खिलाफ किया जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं वो असल में होते तो एटमी हथियार हैं दोस्तों, लेकिन इनकी पावर बड़ी महदूद होती है। पूरा शहर नहीं तबाह होता। एक जैसे मान लें मिलिट्री बेस है, उसके आसपास के इलाके में पूरे उड़ाना हो तो एक ही बम से उड़ जाएंगे। टैक्टिकल छोटे बम होते हैं। हालांकि अमेरिका में चीनी एम्बेसी के तर्जुमान लियू पेंगयू ने इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। चीन का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर उसकी एटमी पॉलिसी को बदनाम कर रहा है ताकि वो अमेरिका अपनी एटमी दादागिरी को सही ठहरा सके और हथियारों को कम करने की अपनी जिम्मेदारी से बच सके। चाइना ने 2020 के टेस्ट वाली बात को भी पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। हालांकि ये भी सही है दोस्तों कि अगर चाइना ने ऐसा कोई कारगर काम या हथियार बना लिया होगा तो वो अभी उसे दुनिया के सामने शेयर नहीं करेगा। न्यूक्लियर बम का मामला ऐसा होता है, थोड़ा छुपाना पड़ता है, तो अभी वो नहीं करेगा। अब वो कभी खुदा ना करे कोई ऐसी जंग हुई जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स चले, तब हमें पता चलेगा कि चाइना के पास क्या क्या है। यूक्रेन और रूस की बात भी ज़रूरी है क्योंकि ये हेडलाइंस शो है, वो भी तो हेडलाइंस हर रोज़ बनाते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के मैदान से एक बड़ी खबर और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने आज यानी 21 फरवरी को ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए दावा किया है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दिन में 24 घंटों में रूस के 1010 फौजी मारे गए। इसके अलावा यूक्रेन ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने और दर्जनों आर्टिलरी सिस्टम को तबाह करने का भी दावा किया है। दोस्तों, जंग के मोर्चे पर हालात बेहद संगीन बने हुए हैं। खबर है कि पिछले 24 घंटों में दोनों फौजों के बीच 175 मरतबा आमना सामना यानी कॉम्बैट इंगेजमेंट्स हुआ है। सबसे ज्यादा दबाव कोस्त्यानीनिवका और पोक्रोवस्क के इलाकों में देखा जा रहा है, जहां रूसी फौज ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसने कोस्त्यानीनिवका की तरफ से हुए 26 हमलों और पोक्रोवस्क सेक्टर में हुए 39 हमलों को नाकाम करने की कोशिश की है। ये कितनी कामयाब रही ये यूक्रेन ने नहीं बताया। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि दोनों तरफ से इस वक्त जबरदस्त टकराव जारी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की सबसे अहम खबर सुनिए। पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ी और हिला देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए दुनिया के हर मुल्क से आने वाले सामान पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने इन कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और ये टैक्स लगभग अभी से यानी फौरन इमीडिएटली लागू हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप का यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक बाद आया है जिसमें कोर्ट ने उनके पुराने टैरिफ प्लान को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के कानून का गलत इस्तेमाल किया है और अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर ये टैक्स थोपे हैं। अपनी ताकत जो उन्हें मिली है पॉलिटिकल सिस्टम से, उससे बाहर जाकर उन्होंने टैक्स लगाए हैं। कोर्ट के इस फैसले से भड़के ट्रंप ने इसे मजाक यानी रिडिकुलस करार दिया और कहा कि कोर्ट के जजों को अपने इस फैसले पर शर्म आनी चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी सुप्रीम कोर्ट के नहीं सुनते, वो किसकी सुनेंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब एडजस्टमेंट का दौर शुरू होगा और मैं अमेरिकी खजाने में पहले से भी ज़्यादा रेवेन्यू जमा करने के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाऊंगा। मतलब एडजस्ट करेंगे लोग, दुनिया के मुल्क। मैं जो प्रेशर बनाऊंगा उसे मानना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और इससे अमेरिका का खजाना भरेगा। समझ रहे हैं? क्या भारत ने भी एडजस्टमेंट किया है और किस किस ने किया है? दोस्तों, इस फैसले से पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मच गई है क्योंकि इससे इंपोर्ट होने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, आपकी और मेरी जेब पर भी पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बाइट है, दिखा नहीं रहा हूँ। उमाशंकर सिंह सीनियर रिपोर्टर हैं और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बाइट शेयर की है और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उन्होंने वो लिखा है। अपनी बात इसमें वो नहीं कर रहे, न सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं। उन्होंने लिखा कि ट्रंप कह रहे हैं, मैंने टैरिफ की बात कर 8 में से 5 युद्ध रुकवाए। इसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध शामिल था जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। यानी ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो बड़ी जंग की तरफ जा रहा था, जिसमें दोनों तरफ के फाइटर जेट्स गिरने का दावा किया गया, जिसमें अभी तक बताया नहीं गया कि किसके कितने गिरे हैं अपने अपनी तरफ से, उसको
वो कह रहे हैं कि मैंने 8 में से 5 युद्ध रुकवाए, यानी जंगें रुकवाईं। इसमें भारत पाकिस्तान की जंग भी शामिल थी, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती थी। और उन्होंने इसमें आगे जो कहा, मैंने जो ओमा ने नहीं लिखा, मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कई फाइटर जेट्स गिरे थे, लगभग 10 गिरे थे। किसके थे? हालांकि मैंने ओमा के और ट्वीट्स कल के पढ़े हैं, तो देखा है मैंने, इन्होंने कांग्रेस की किसी हरकत पर सीधे लिखा है कि कांग्रेस के युवा वर्कर्स की शर्मनाक हरकत। लेकिन इसमें उमा ने भी सवाल नहीं पूछा। आप उमा एनडीटीवी में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।